क्या आपने ये मूवी देखी है? बिल्कुल देखी। तो क्या इसमें बिट्टा कराटे ने माना है कि क्या उसका सीन है इसमें कि बिल्कुल है, उसने इंटरव्यू में माना है कि अगर तेरी माँ का मर्डर करना, उसने माना है कि मैं कर देता, क्योंकि मेरे आकाओं का आदेश है, जो भी आता है मैं उसकी हत्या कर देता, उसने खुद माना है। मेरा सीधा चैलेंज है जिन लोगों ने ये पिक्चर मूवी बनाई, उनकी उस वक्त पे एज क्या थी। मैं चैलेंज करता हूँ क्योंकि मैं उस वैली में पैदा हुआ, जिस एरिया के अंदर ये हादसे हुए, मेरी जन्मभूमि को होने के, मेरे फादर बचपन से लेके तब तक उन्होंने नौकरी में अपनी जिंदगी की। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद लोगों के मन में एक सवाल उठना शुरू हो गया कि जिस व्यक्ति ने 1990 में जेनोसाइड किया, जिसका नाम बिट्टा कराटे है, वो आज तक जिंदा क्यों है? क्योंकि उसने खुद एक इंटरव्यू में ये कबूल है कि उसने उस समय 20 से ज़्यादा कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या की है। तो अगर उसने खुद माना है तो आखिरकार उसे फांसी की सज़ा क्यों नहीं दी गई? ये सवाल देश की जनता जानना चाहती है। इसी पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुगे सानी जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सानी साहब, द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी जो सच्ची घटना पर आधारित है और जिसने कश्मीरी हिंदू पंडितों साथ ये अत्याचार किया, वो व्यक्ति आज भी जिंदा है, जिसका नाम बिट्टा कराटे है, जिसने खुद माना है कि उसने 20 से ज़्यादा कश्मीरी हिंदू पंडितों को मौत की घाट उतारा है। तो वो क्या कारण आज वही व्यक्ति जो है वो जिंदा है? वो वरुण जी, मतलब एक चीज़ बताया, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे पहले कि जो जिसकी आपने शुरुआत की कि भी ये कश्मीर फाइल फिल्म पिक्चर के बारे में, क्या आपने ये मूवी देखी है? बिल्कुल देखी। तो क्या इसमें बिट्टा कराटे ने माना है कि क्या उसका सीन है इसमें कि बिल्कुल है, उसने इंटरव्यू में माना है कि अगर कोई उसको बोलता है आप कि तुझे तेरी माँ का मर्डर करना, उसने माना है कि मैं कर देता, क्योंकि मेरे आकाओं का आदेश है, जो भी आता है मैं उसकी हत्या कर देता, उसने खुद माना है। ठीक। और वरुण जी, एक्चुअली मैंने ये मूवी देखी नहीं और मैं बिना कोई चीज़ देखे उसका आंकलन नहीं कर सकता जब तक मैं उसको देखूँ नहीं। और ख़ास करके जिसका आपने वर्णन किया, मैं कहता हूँ कि भी इसमें कोई शक नहीं कि मैं उस टाइम बड़ा यंग एज में था और मैंने कुछ अपनी आँखों से भी देखा हुआ है कि हमारे इस कम्युनिटी के साथ काफ़ी जुल्म हुआ और दहशत की ज़िंदगी वो जी रहे थे उस टाइम पे, और कैसे वो वापस आए, उनकी वापसी भी मैंने देखी हुई है। और ख़ास करके जो तो अच्छे परिवार थे, जो सरमायादार लोग थे, वो तो कोई दिल्ली चले गए सेटल हो गए, कोई चंडीगढ़ सेटल हो गए, और जो डाउन टाउन के इलाके के जो लोग थे, खास किसको हम अब्बा कदल वगैरह, जो डाउन टाउन एरिया जो इलाका है, जो कंजस्टेड एरिया, और कुछ जो हमारा रूरल एरियाज़ के जो लोग थे, उनकी जो दशा हमने अपनी आंखों से देखी है, वो देखने के उस टाइम पे काबिल नहीं थी। हम कहते हैं उनके साथ बहुत जुल्म हुआ कि गर्मियों में वो कैसे वो यहाँ टेंटों में रहा करते थे, क्योंकि जहाँ पर आज जीडीए के फ्लैट्स बने हुए मुट्ठी में, वहाँ मेरी अपना एक प्लाट था और मेरे सामने ही इन बेचारों के पहले टेंटिंग अरेंजमेंट हुआ था और एक इस तरफ दूसरा मछली वाला की तरफ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भी मेरे खुद जो सगे संबंधी थे कुछ टाइम, उस टाइम भी माइग्रेट हुए थे वहाँ से, और इसलिए इस कम्युनिटी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। अब जिस इंसान ने ये मूवी बनाई है, मैं नहीं कहता कि खाली उनसे भी, उनके साथ जो जुल्म हुआ वो तो हम उसकी तो निंदा करते हैं। कि भी ये जो बिट्टा कराटे ने इंटरव्यू दिया, ये पिक्चर से पहले दिया, पिक्चर के बाद? सर, जब उसने ये जेनोसाइड किया, उसी के कुछ सालों के बाद उसने मीडिया में खुद इंटरव्यू दिया कि मैंने 20 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों का मैंने कत्ल किया। मैं आपकी बात समझ गया कि ये उस टाइम की उसका ये इंटरव्यू होगा, मे भी शायद जिस टाइम पे मिलिटेंसी यहाँ पर थी 90 के बाद, 96 के बाद। लेकिन उसके बाद आप चीज़ देखिए, मैं सिर्फ एक पॉइंट पे आ रहा हूँ। पिछले दिनों काफ़ी मीडिया में इस पिक्चर की भी बड़ी चर्चा आई है सोशल मीडिया में, पर मैं एक पिक्चर देख रहा था कि यही जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो हेड थे, कुछ लोग जो उस टाइम के हमारे होम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, और होम मिनिस्टर हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी थे, वो उनके साथ गले मिल रहे हैं। यही मिलिटेंटों के जो आर्गेनाइजेशन के जो हेड थे,
सोकाल जिनको यासीन सो मलिक को सोकाल कौन सी फिर किसान मुलाकात से अच्छे तो आप मैं याद वही है। बात करें, सोकाल अपने आप को मॉडरेट हुर्रियत जो कहते हैं, यह मॉडरेट हुर्रियत बनेगा। उससे पहले ये क्या थे? क्या उस टाइम पे इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी? आज कहे ना मोदी सरकार या मोदी प्राइम मिनिस्टर कहे या ये अमित शाह कहे ना कि हाँ, उस टाइम अगर कांग्रेस से कोई गलती हुई है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी से भी गलती हुई और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी से भी गलती हुई, जिन्होंने उनके साथ बैठकर बातचीत की। अब आते हैं बात इस पिक्चर में जो है, मैंने देखा नहीं लेकिन जो सुना है, मेरा सीधा चैलेंज है जिन लोगों ने ये पिक्चर मूवी बनाई, उनकी उस वक्त पे एज क्या थी? मैं चैलेंज करता हूं क्योंकि मैं उस वैली में पैदा हुआ, जिस एरिया के अंदर ये हादसे हुए मेरी जन्मभूमि को वहीं पे थी। मेरे फादर बचपन से लेके तब तक उन्होंने नौकरी वहां पूरी जिंदगी की, मेरी स्कूलिंग वहां पे हुई। शायद अनुपम खेर जी को उन महलों के नाम नहीं मालूम होंगे जहां मैं रहता था, जहां ये कम्युनिटी रहती थी। आज के वक्त पे ऐसी चीज को फाड़ना वारना क्या दिशाता है? 30 साल बाद, 30 साल पहले भी कुछ हुआ था, 1947 में भी कुछ हुआ था। नहीं सर, आपको क्या लगता है कि ये सच दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था? मैं कहता हूँ आज आज के वक्त पे ऐसी चीजें को उभारना, ये आपसी भाईचारे को खत्म करने वाली बात। लेकिन जब 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को वहां पर मारा गया, क्या उस समय देश को बांटने की राजनीति नहीं चल रही थी? जब 4 लाख हिंदुओं को वहां से विस्थापित किया गया, उनको बाहर निकाला गया, तब देश खतरे में नहीं था कि आज जब सच सामने आ गया तो बांटने की राजनीति? मुझे एक चीज बताएं, तब भारतवर्ष में सरकार किसकी थी? अब दूसरे पहलू की तरफ क्यों नहीं लोग देख रहे? मीडिया भाई बंधु दूसरे पहलू की तरफ क्यों नहीं देख रहे? मैं कह रहा हूं ना ऐसे कांग्रेस का नेता होते हुए कि हाँ, इस कम्युनिटी के साथ, हिंदू कम्युनिटी के साथ, चाहे वो पंजाबी कम्युनिटी थी, चाहे वो व्यापारी वर्ग था, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित थे, जुल्म हुआ। लेकिन आज सरकार कमीशन बढ़ाने में डरती क्यों नहीं? क्यों डर रही है? आज कमीशन बढ़ाए ना, इसमें दूध का दूध पानी का पानी। मैंने सुने अपने कई नेताओं के जो विचार, अपने उनकी बातें सुनी जो मीडिया के अंदर आई, और मैंने कल मैं कोट करता हूँ कि इंडिया टुडे को, इंडिया टुडे में सर देसाई को मैंने बड़े आराम से सुना, डॉक्टर साहब की स्पीच को मैंने सुना, वो उन्होंने भी चैलेंज किया, बताया कि मैं बार बार कह रहा था कि आप इस इंसान को कश्मीर में मत भेजिए, इसके बारे में ऑलरेडी एक बड़ा गुस्सा है लोगों के बीच में, आप किसी और को यहाँ गवर्नर बना के भेजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालात कैसे खराब हुए, पहले तो हम उस पर जाए ना कि हालात खराब होने की वजूहत क्या थी। दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार बैठी और उनको मालूम था कि भी उस टाइम पे 87 में अकॉर्ड हुआ था फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस का। क्या इंदिरा गांधी इस कमेटी से बिलोंग नहीं करती थी? क्या पंडित नेहरू इस कमेटी से बिलोंग नहीं करते थे? आज भी उनके दिल में दर्द है इस कम्युनिटी के लिए, इस कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर पर्टिकुलर वैली के लिए। लेकिन सोची समझी एक साजिश थी, क्योंकि उस टाइम पे राजीव गांधी जी को घेरा गया था किसी मामले के अंदर, और ये साजिश पहुंचती कश्मीर में पहुंची। इनको मालूम था कि वहां पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कार्ड है कांग्रेस के साथ, वो मित्र है राजीव गांधी के साथ। क्यों ऐसी साजिश रची गई कि डिस्टर्ब किया जाए फारूक अब्दुल्ला को। ऐसी एजेंसियां दिल्ली के अंदर होती हैं उस टाइम के अंदर, जितने भी नेशनल सिक्योरिटी की एजेंसी थी वो कश्मीर में डिस्टर्ब कर दिया जाए फारूक अब्दुल्ला को, और उसको मजबूर कर दिया जाए किसी के वो छोड़े गद्दी अपनी। क्यों कह रहा हूँ कमीशन बैठना चाहिए? इसके पीछे वजह क्या थी? उसके बाद यहाँ भाजपा की सपोर्ट थी, उनको 85 में सपोर्ट कर रहे थे वीपी सिंह को, और किसने भेजा इसको यहाँ पे गवर्नर बना के? मुफ्ती मोहम्मद सईद उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे वहां पे। उसके बाद कांड हुआ, रूबिया कांड हुआ, किसने छोड़े मिलिटेंट? और बार बार यही कह रहे, मैं कुछ सुन रहा था कि मैंने मना किया था ऐसी हरकत मत कीजिए, यहाँ बहुत बुरे हालात पैदा होंगे। उसके बावजूद भाजपा के कहने पे मुफ्ती मोहम्मद की बिटिया थी, ठीक है, उसके साथ गलत हुआ, मैं इज्जत करता हूँ मुफ्ती साहब की, लेकिन ये जब वो कह रहा था चीफ मिनिस्टर एक के बीच को मत कीजिए, उसके बावजूद उन्होंने हरकत की। उसके बाद देखिए सीन कैसे बदलते जा रहे हैं।
फरूखुल्लाह को मजबूर किया गया कि आप साइन करो, और एक आदमी को भेजा गया जो बार बार यही वहां पे कहता था कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आप यहां से भाग जाओ। शर्मा जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा लोगों को मेरे अपने घर में आते हुए, मैं पला बड़ा हूं वहां पे। मैं तो आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ अनुभव खेर को, जिन लोगों ने पिक्चर बनाई। आज उनकी एज क्या है? 90 में मेरी एज क्या थी? 94 में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था। 83 में एनएसयूआई का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट था जम्मू कश्मीर का। मेरा घर था वहां कश्मीर में, तो मगरमाल बात के अंदर माई सोमा में, जहां मेरे बर्थ प्लेस है मेरा, वहां पे। इनको क्या देखा उन्होंने कश्मीर में? लेकिन आखिर में ये सवाल यही करना चाहूंगा, शुरुआती तौर पे मैंने ये कहा कि आप रीता कराटे जैसे आतंकवादी को फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर नहीं? मेरा ये कहना है, कोई भी मिलिटेंट हो, कोई भी आतंकवादी हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, और ऐसे लोग जिन्होंने जुल्म ढाए हो, उनको कोई माफी नहीं देनी चाहिए। आपको लगता है कि बेटा काटा आतंकवादी? मैं कह रहा हूं कि जब वो खुद कहता है कि मैं आतंकवादी हूं, बिल्कुल, तो उसको कैसे माफ कर दिया इन लोगों ने? उनको तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए या और उनको साथ में फांसी की सजा? बिल्कुल होनी चाहिए थी। मैं तो आज भी डिमांड करता हूं, जिन लोगों ने इस कश्मीर को बर्बाद किया है, कश्मीर हमारा है, उनका कश्मीर नहीं, कश्मीर हमारा है, वो कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसको फांसी के फंदे में चढ़ाना चाहिए। आप देखेंगे द कश्मीर फाइल्स देखेंगे, क्योंकि अभी तक आपने देखी नहीं है। आने वाले कह रहा हूं मैं डेफिनेटली, और मुझे मजा आएगा कश्मीर फाइल देखने के बाद कि किन लोगों ने उसमें किरदार अपना निभाया है, और मैं आकलन करूंगा उस टाइम पे कि देखें इनकी एज क्या थी, सच्चाई क्या थी। आप एक तरफ की सच्चाई दिखा रहे हो ना, आप पूरी सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे? ठीक है, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि कम्युनिटी के साथ जुल्म हुआ, माइग्रेशन हुई। क्या पंजाबी व्यापारियों को माइग्रेशन हुई महाराजा बाजार से? क्या माइग्रेशन नहीं हुई अपना हरसिंह स्ट्रीट से? वो कहां गए? कभी उनका हाल पूछा किसी ने कि उनके हालात क्या है? जो हिंदू कम्युनिटी से पर्टिकुलर बिलोंग करते थे, जो बेचारे पहले 47 में माइग्रेंट होकर आए, उनका नहीं हाल किसी ने आज तक पूछा? मैं हूं ना माइग्रेंट। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर 47 कर पूछिए मुझे प्रवास से हमारे साथ क्या किया सरकार ने। ये बेचारे तो आज भी ले रहे हैं 15 जितने भी इनको बेचारों को मिलती है, रिलीफ मिलती है। हमें क्या दिया 47 से लेके आज तक? कांग्रेस ने एक फैसला किया था 30-30 लाख देने का, हमें 5.5 लाख दे दिया, और यदि घर बैठे चुप दे कुछ नहीं चाहिए। ये दोगली नीति नहीं चलने वाली, और इनको एक्सपोज करेंगे हम लोग। इनको सबको एक निगाह से देखना चाहिए, और ये माहौल खराब करना, और भाजपा की सरकारें टैक्स फ्री कर रही हैं कि देखिए हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हुआ, देखिए हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हुआ। क्या ये दोबारा 47 चाहते हैं जम्मू हिंदुस्तान के अंदर? आगे तो कर दिया हमारे 47 जैसी स्थिति बना दी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। लद्दाखी जो हमारे भाई थे, बुद्धिस्ट भाई थे, उनको लदा कर दिया हमसे। अब ये चाहते हैं कि कश्मीर भी हमसे लदा हो जाए, जम्मू भी लदा हो जाए, और ये अपनी टपली बजाते रहे। हम सेकुलर हैं, हमारी पार्टी सेकुलर है। हमारी पार्टी ने इस एकता के लिए ना, इस देश को जोड़ने के लिए कुर्बानियां दी है। महात्मा गांधी ने 47 में ऐसी कुर्बानी नहीं की हुई थी। वो नहीं चाहते थे देश के टुकड़े, वो नहीं चाहते थे कि देश के अंदर भी टुकड़े हो, भारत के अंदर भी। इंदिरा जी ने क्यों कुर्बानी दी? कोई लड़ाई नहीं थी उनकी अपनी। राजीव जी ने क्यों कुर्बानी दी? उनकी क्या दुश्मनी थी तामिलों के साथ? कोई जलाल तो उनकी थी नहीं वहां पे जो उन्होंने लेनी थी। इन लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश की एकता और अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए और प्रेम के लिए। और कांग्रेस अपने सूरों पर, और कांग्रेस अपने इसी मकसद को लेकर आगे चलती रहेगी। चाहे कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस एक सोच है, उस सोच को मरने नहीं देगी जब तक हम लोग जीवित। चलिए, बहुत शुक्रिया सांसद से बातचीत करने के लिए। तो द कश्मीर फाइल्स द्वारा जो सच सामने आया सारा दुनिया ने देखा है, लेकिन अब एक मांग भी जो है वो उठना शुरू हो चुकी है कि ब्रिटा कराटे जैसे आतंकवादी को मौत की सजा होनी चाहिए। और योगेश सानी से भी हमने ये खास मुलाकात की है, उनका साफ से कहना है कि इस पूरे मामले में इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए, ताकि जो सच है वो दुनिया के सामने वो भी सच आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।